26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। भारत के संविधान को बनने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन, तब जाके बना दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया के तमाम बड़े देशों से सीखकर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को अपनाने वाला हमारे देश का संविधान रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिला जुला रूप है। चाहे देश की सरकार हो, देश की कोर्ट्स हो या फिर देश का कोई भी इंस्टीट्यूट, सबका दायरा सीमित करता है हमारे देश का संविधान। भारत के संविधान को सर्वोपरि बनाने के पीछे की क्या है कहानी और क्या है प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आइए जानते हैं। We made a tryst with destiny, and now the time comes. हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। In the course of the debate that took place, there were two questions which were raised. I do solemnly affirm that in the office of minister. वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ट्रेडर्स बनकर भारत आए। मुगलों के कम होते प्रभाव और राजा महाराजाओं की आपसी रंजिश का फायदा उठाते हुए देश की एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी पैठ जमाते चले गए। 1765 तक आते आते सिविल और रेवेन्यू राइट्स को एक्वायर कर लेते हैं और फिर शुरू होता है देश पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पावर को हथियाने का खेल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्स एक्ट 1833, 1853 के जरिए सिविल, मिलिट्री और लेजिस्लेटिव पावर्स का फायदा उठाया और भारत को सोशली और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया। इन्हीं दमनकारी नीतियों के विरोध में 1857 में होता है विद्रोह, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करती है और एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858 के तहत सारी पावर्स चले जाती है ब्रिटिश क्राउन के अंडर। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 के तहत सार दल सार भारत पर और पकड़ मजबूत करती चली जाती है। 20वीं शताब्दी तक आते आते भारत की जनता काफी हद तक ब्रिटिश पॉलिसीज को जान चुकी होती है और अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए कई तरह के एक्टिविज्म में इन्वॉल्व होती है। अंग्रेज भी ये समझ चुके होते हैं कि अब ज्यादा समय तक वो इस देश पर राज नहीं कर सकते। 20 अगस्त 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार ये डिक्लेयर करती है कि उनका असली मकसद भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना है और इसी के तहत पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसके जरिए सेंट्रल पावर को रिलैक्स कर दिया जाता है और प्रोविंसेस को कुछ सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने के अधिकार दे दिए जाते हैं। लेकिन इस एक्ट में कम्युनल इलेक्टोरेट यानी अलग अलग कम्युनिटीज के सेपरेट इलेक्शन जैसी नीतियों का पुरजोर विरोध होता है। ये एक्ट अगले 10 सालों के लिए एक कमीशन का गठन करता है जिसका काम भारत में हो रहे रिफॉर्म्स पर रिपोर्ट सबमिट करना है। ये कमीशन अपनी तय सीमा के 2 साल पहले नवंबर 1927 में 7 मेंबर्स कमेटी के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत के संविधान पर रिपोर्ट देने आता है। इसके चेयरमैन होते हैं सर जॉन साइमन। क्योंकि इस कमीशन में सभी मेंबर्स ब्रिटिशर्स होते हैं, इसका भारत की जनता और पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जमकर विरोध होता है। 1930 में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। इसमें भी कम्युनल इलेक्टोरेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करने की पॉलिसीज होती हैं। इसी दौरान सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर मिलकर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं। 1931 के कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के नए संविधान पर रेजोल्यूशन पास करती है। साल 1934 एडवोकेट एम.एन. रॉय लाते हैं आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया का। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक रेजोल्यूशन पास करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। साल 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट लाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अब तक का सबसे लेंथी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें 321 आर्टिकल और 10 सेक्शन होते हैं। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्कर्ड लिस्ट बनती है और प्रोविंसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की जाती है। कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक कमजोर डॉक्यूमेंट था, लेकिन इसमें बताए गए डिटेल प्रोसीजर्स भारत के संविधान बनाने में काफी काम आए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत का संविधान किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस के बिना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा ही फ्रेम किया जाएगा। 1940 तक आते आते ब्रिटिशर्स ये मांगे मान लेते हैं अगस्त ऑफर के रूप में। 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि भारत को वर्ल्ड वॉर II के बाद एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दे दिया जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा ये डिमांड खारिज की जाती है। मुस्लिम लीग डिमांड करती है कि भारत का विभाजन 2 टुकड़ों में हो और 2 अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपने अपने देश का संविधान लिखे। फाइनली एक कैबिनेट मिशन भारत आता है। वो मुस्लिम लीग की ये 2 नेशन पॉलिसी को रिजेक्ट करता है और शुरू में मुस्लिम लीग इस पॉलिसी को मान भी लेती है। नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत तैयार होती है भारत की संविधान सभा। टोटल सीट्स 389, ब्रिटिश प्रोविंशियल सीट्स 296 और प्रिंसली स्टेट्स को मिलती हैं 93 सीट्स। हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स को उसकी जनसंख्या के हिसाब से सीट्स अलॉट की जाती है। तकरीबन हर 10 लाख की आबादी के बाद एक सीट अलॉट की जाती है। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की 296 सीट्स पर चुनाव होते हैं, जिनमें 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 इंडिपेंडेंट लीडर्स चुनकर संविधान सभा में पहुंचते हैं। प्रिंसली स्टेट्स के हेड अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करते हैं, हालांकि बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। हालांकि ये इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन देश के हर सेक्शन से निकलकर लोग भारत की संविधान को बनाने की कवायद में जुटे। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की होती है पहली मीटिंग। मुस्लिम लीग द्वारा इसे बायकॉट किया जाता है और असेंबली में जुड़ते हैं केवल 211 सदस्य। चूंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे उम्रदराज मेंबर्स थे, तो फ्रेंच प्रैक्टिसेस के अनुसार उन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी चुन लिए गए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे और सर BN राव चुने गए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू असेंबली में ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं, जो आगे चलकर हमारे संविधान के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी को बयान करता है। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में चल के वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ जुड़ भी गए। मई 1946 भारत कॉमनवेल्थ में अपनी मेंबरशिप रेटिफाइड करता है। 22 जुलाई 1947 भारत अपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करता है। 24 जनवरी 1950 भारत अपने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करता है। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, जिन्हें हम उनके ज्ञान और तार्किकता की वजह से मॉडर्न मनु भी कहते हैं। शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। हालांकि 26 नवंबर को ही काफी आर्टिकल्स और शेड्यूल्स लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों चुना गया 26 जनवरी को ही? दरअसल दिसंबर 1929 को हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा पूर्ण स्वराज। तकरीबन 60 देशों के संविधानों से प्रेरित होकर 64 लाख के खर्च पर 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर को तैयार हुआ भारत का संविधान। इसीलिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। भारत देश एक सपना है और इसका संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से हमारे महान नायक अपने नश्वर शरीर के मुरझाने के दशकों बाद भी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। भारत का संविधान दरअसल एक इरादे का बयान है। ये उस भारत का वर्णन करता है जो हम बनना चाहते हैं। ये एक ऐसे भारत के लिए नियम निर्धारित करता है जो देश के संस्थापक योद्धाओं के सपनों में मौजूद था। ये कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है,
क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा नहीं है। ये कहता है कि सरकार के फैसलों में धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ अक्सर ऐसा होता आया है। ये कहता है कि लोगों को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है, क्योंकि वो जानते थे कि लोग अक्सर ऐसा नहीं कर पाते। आज जब आप अपने आसपास लोगों को हम लोग वो लोग में बढ़ते हुए देखते हैं, तो आप वास्तव में देख उस भारत के समाज को रहे होते हैं जो भ्रष्ट, सांप्रदायिक और जातिवादी समीकरणों में लिप्त है। ये ज़्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता। अगर आप इसे देख सकते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि देश के हर नागरिक को अपने भारत के संविधान के बारे में पता हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें।